एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संविधान कार्यक्रम के प्रस्तावना के लिए बुलाना चाहूंगा आदरणीय विनोद कुमार प्रभु सर को कि आए और कार्यक्रम का प्रस्तावना प्रस्तुत करें। सभी साथियों को एक बार नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय किसान, जय मूल निवासी। साथियों, देव प्रताप जी ने लगभग क्या इस वेबिनार के उद्देश्य है इनको बता चुके हैं। हम चाहेंगे कि जो आज के हमारे नायक हैं, जो महानायक हैं, महापुरुष हैं, सर चौधरी छोटू राम। साथियों, हमारे जो पिछड़ा वर्ग के महानायकों में सर छोटू राम चौधरी, आप इतिहास भी जानते हैं कि हमारे पंजाब प्रांत से, पहले के पंजाब में लाहौर का भी जो, पाकिस्तान का भी जो पंजाब है, हिंदुस्तान भारत का जो पंजाब है, हरियाणा है, ये सब इन क्षेत्रों को मिला के पंजाब प्रोविंस था। उस पंजाब प्रोविंस में भारत देश के सबसे अधिक लोग अगर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़े हैं और शहीद हुए हैं तो भारत का ऐसा राज्य है वो पंजाब प्रोविंस ही था, पंजाब प्रांत था। इससे अधिक कोई भी लड़ाइयां यहाँ शहीद नहीं हुए हैं। सर छोटू राम चौधरी, सर चौधरी छोटू राम सर इसी पंजाब प्रोविंस से जुड़े हुए हैं, जो जाट समुदाय से आते हैं। जाट एक खेतीहर समुदाय है जिसका कि आप देखेंगे जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपको हरियाणा में, पंजाब में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिमी राजस्थान में और मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखेंगे धार, झाबुआ, भिंड, मुरैना से लेके और कुछ महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश में भी है। लेकिन इनकी संख्या उत्तर भारत, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब में काफी है। ये समाज खेतीहर समाज था, लेकिन आप देखेंगे कि जाटों को भी, अभी जाट समुदाय को भी क्यों जाट समुदाय का आंदोलन के लिए, आरक्षण के लिए आंदोलन हुआ था, क्यों हुआ था? जो हमारे खेती का व्यवसाय है वो काफी महंगे हो चुके हैं, वो फायदेमंद नहीं है। केवल आप अपनी जीवनचर्या बड़ी मुश्किल से हैंड टू माउथ यानी रोज कमाइए और रोज खाइए का ही काम कर सकते हैं। हमारे इस समुदाय के कोई बिजनेस नहीं रहे। जाटों का जो एक आंकड़ा अगर आप देखिए तो लगभग पिछले 2011 की गणना में 5 करोड़ के आसपास अनुमानित है। क्योंकि जातीय जनगणना नहीं होती है तो 5 करोड़ के फिगर को हम एक टेंटेटिव फिगर मानते हैं, मतलब अनुमानित। इसीलिए जाति जनगणना की बात हम लोग कर रहे हैं। जाति जनगणना करेंगे तो भाई हमारे जाट का, हमारे अन्य समुदाय का, हमारे जो भी ओबीसी कम्युनिटी है या जो भी और भी जातियां हैं, गैर पिछड़ा जातियां हैं, फॉरवर्ड क्लास, इसका कितना हिस्सा है ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा, हो जाएगी। गिने चुने कुछ परसेंट, 2-4% है जो अरबपति, करोड़पति हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुसंख्यक लोग अभी भी जाट में जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उनकी अगर आप सामाजिक स्थिति ले लें, आर्थिक ले लें, राजनीतिक ले लीजिए या शैक्षणिक ले लीजिए, कोई अच्छी नहीं है। राजनीतिक में भी अगर आप लीजिए तो आप, हम बोलते हैं
कहां तक उनकी सरकार है? आज तक एक भी जाट मुख्यमंत्री आपने बनाया? मुझे नहीं लगता है। एक समय हरियाणा में चौधरी बंसीलाल और चौधरी देवीलाल थे, तो उस समय का दौर देखिए। उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह को देखिए, एक समय उनका प्रभुत्व था। और अगर हम जाट लैंड अगर बोले तो ये एरिया है दिल्ली के आसपास में देखिए तो काफी लोग हैं, एक मिनी जाट इंडिया हम कह सकते हैं। लेकिन संख्या होने के बावजूद भी जो राजनीतिक या सामाजिक या आर्थिक हिस्सेदारी होनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई है। इसका कारण क्या है, ये हमको इन सभी बेबीनारों के माध्यम से तलाशना पड़ेगा, जिसका हल सिर्फ और सिर्फ जातीय जनगणना में अभी दिखाई पड़ता है और जो सरकार देने के पक्ष में नहीं है। चंद 3% लोग इस देश की सत्ता पे कायम है और हम लोग बहुसंख्यक होते हुए भी आज भी हम सत्ता के लिए, अपनी भागीदारी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए तरस रहे हैं। हमारा विकास नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे सर चौधरी छोटू राम ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने जाटों को हाईलाइट किया, जाटों के एक प्रीमियर रहे, दूत रहे। उसके बाद में आप देखिएगा कि चौधरी महाराज सिंह भारती जो एक सामाजिक क्षेत्र पे भी काम किए हैं। महाराज सिंह भारती पर फिर हम लोग कभी वेबिनार करेंगे। छोटू राम चौधरी उस समय पंजाब प्रोविंस के एक अच्छे लीडर में से, अच्छे राष्ट्र नायक में से थे, लेकिन मनुवादियों को, विषमतावादियों को पसंद नहीं थे, उनकी हत्या भी कर गई थी। हमारे इस वेबिनार, इस मंच पे जुड़े हुए हमारे बहुत सारे साथी हैं जो उनके बहुत सारे अनसुने पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। साथियों, आज उन्हीं के विषय पर चर्चा है और साथ में जो हमारे लिए संविधान है, समता का विधान है, सब कुछ देने वाला है, उस पर एक नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार हमारे लिए कितना आवश्यक है, मूल अधिकार का ही दूसरा रूप नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। जो सरकारें आज भी जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रही हैं, अगर वो काम करें तो हमारे लिए बहुत कुछ, जातीय जनगणना भी उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक हिस्सा है। इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी तो मैं सीएमसी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आया था कि आपका वेबिनार का समय हो गया है तो मैं आपके साथ जुड़ गया। ओबीसी वेबिनार ਕਰਨ ਤੇ मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ भी अपनी होंद नहीं बना सका। हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रोफेसर रतन सिंह जी जो भी ओबीसी के लीडर हैं, हम मिलकर ओबीसी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर रहे हैं। प्रयास है कल प्रेस क्लब चंडीगढ़ में हम ओबीसी की एक पार्टी बनाने जा रहे हैं। ओबीसी को एक मंच पे इकट्ठा करके पंजाब हित पार्टी का गठन कर रहे हैं। जो भी ओबीसी की को जागरूक करने के लिए ब्लॉक पद्धर से डिस्ट्रिक्ट पद्धर से, प्रांत पद्धर से और इंडिया लेवल तक हम ओबीसी को संगठन करने का कार्य करते हैं। और मैं देव प्रताप जी को भी बहुत बधाई देता हूं, तो जिन्होंने ये वेबिनार रखकर हमको इसमें बोलने का मौका दिया। ये ऑल इंडिया का वेबिनार जिसमें ओबीसी का जो भी रोल है, छोटू राम जी से लेकर आज तक हमारे जो भी ओबीसी की समस्याएं हैं, जैसे जनगणना में ओबीसी का कॉलम बनाना, अभी तक पंजाब में ओबीसी की मंडल कमीशन की बोर्ड लागू नहीं हुई और उसको हमने प्रायोरिटी से एक नंबर पर रखकर उस पर संघर्ष करना है, क्योंकि ओबीसी जो आज तक किसी ने भी
ओबीसी को, चाहे कांग्रेस है, चाहे पंजाब में अकाली दल है, चाहे कोई भी पार्टी है, उन्हें ओबीसी को कभी भी बंदा मान सम्मान नहीं दिया। सो प्रयास कर रहे हैं पंजाब में जो भी हमारे मुख्य ओबीसी संगठन है, लगभग 34 संगठन है हमारे ओबीसी के, जो एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए सहमत हो गए हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। सो मेरी सारे ओबीसी के संगठनों को, ओबीसी के संगठन है, उनको अपील करता हूँ कि आप प्लेटफॉर्म पर आकर ओबीसी की बात करें और अपने अपने माध्यम से बूथ लेवल पर, ग्राम लेवल पर और तहसील लेवल पर, क्योंकि हमको प्रयास करना पड़ना है। जब तक हम एक दूसरे से समझेंगे नहीं, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तो आज ये माध्यम से हम एक दूसरे के परिचय हो रहे हैं कि ओबीसी को एक प्लेटफॉर्म लाने पर हम सब मिलकर काम करेंगे, समझेंगे, देखेंगे और कैसे ओबीसी को आगे लेके जाना है। सो मैं जो प्रताप जी का और जितने भी ओबीसी संगठन हैं जहाँ इस वेबिनार को देख रहे हैं, सभी का आभारी हूँ। और खास करके प्रोफेसर रतन सिंह जी, जिसने ये ओबीसी को एक इकट्ठा करने का बीड़ा चुका हुआ है, जो बहुत दिन रात मेहनत से लगे हुए हैं। हम भी उनके साथ सहयोग करते हैं। उनको भी मैं बधाई दूंगा कि आज के दिन पर जो ओबीसी का वेबिनार हो रहा है, सभी संगठनों को बहुत बहुत बधाई हो और आगे से हम अपनों बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को जागरूक करें कि ओबीसी का जो ये सारा बन रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने पहला ओबीसी कमीशन बनाया है। अब मिनिस्ट्री में भी 36 मिनिस्टर ओबीसी के लिए हैं और अब ये कह रहे हैं कि हमने पंजाब में 49 सीट्स ओबीसी को देनी है। ये सारा ज्योतिराव फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए और आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता एडवोकेट ठाकुर रामेश्वर सिंह जी और जो वेबिनार में मेरे उपस्थित साथियों को, भाइयों और बहनों को मेरा कोटि कोटि नमन। आप जैसे हर रविवार को प्राइम टाइम, यानी कि हर इतवार को इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, श्री जीव प्रताप सिंह जी और श्री विनोद कुमार पटेल जी और उनके सहयोगी, इनकी जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इस माध्यम से हमें अपने पूर्वजों के जानकारी देते हैं जिनका इतिहास कहीं नहीं में हमको मिलता है। तो हम इनके बहुत बहुत धन्यवादी रहते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। हर रविवार को 3 दिन 4 दिन पहले ही इस काम को शुरू कर देते हैं कि कैसे हम लोगों को जोड़ा जाएगा इस वेबिनार में। कोई आसान काम नहीं है। तो मैं इनकी जितनी प्रशंसा करूं
वो इतनी कम है। आज आपने विषय रखा है सर छोटूराम जी का असली नाम राय रिछपाल जी। तो मेरे से पहले प्रवक्ता जी ने आपको इसके बारे में बता दिया है कि उनका नाम छोटूराम जी क्यों रखा था। कि उनके इतिहास, संघर्ष और अनसुने पहलू और आर्टिकल 40 पे आज व्याख्यान किया जाएगा। आपने मुझे मौका दिया, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आज आपने सर छोटूराम जी के बारे में जो विषय चुना है, ये हमें देश के इतिहास के उन पहलुओं की याद दिलाता है कि साहूकार, पूंजीपति उस वक्त कैसे किसान और मजदूर का खून चूसा करते थे और श्री छोटूराम जी ने उनको कैसे उनसे छुटकारा दिलवाया। ये एक बहुत बड़ी बात है। किसानों के रहबर सर छोटूराम जी के चंद शब्दों ने इतिहास के पन्नों में किसानों को न केवल एक महत्वपूर्ण स्थान दिया, बल्कि उनकी आवाज को बुलंदी भी दी। उनकी इसी वजह से आज इस सर छोटूराम जी को किसानों के मसीहा कहा जाता है। ये नहीं कि उनके बाद किसी ने इस बात को देखा नहीं, तो उस समुदाय से कोई आया नहीं, लेकिन उन्होंने किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जितना मान उन्हें रोहतक में हिंदू किसानों से मिला, उतनी ही इज्जत उन्हें लाहौर के मुसलमानों किसानों ने भी बख्शी थी। छोटूराम जी की मैं ज्यादा, क्योंकि मेरे पहले विनोद कुमार पटेल जी ने उनके बारे में बहुत अच्छा सबको बता दिया हुआ है, तो मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। छोटूराम जी की प्रारंभिक शिक्षा तो गांव के पास के स्कूल से हो गई, पर वे आगे पढ़ना चाहते थे, इसलिए उनके पिताजी उनकी आगे की पढ़ाई के लिए साहूकार के पास कर्जा लेने गए, क्योंकि उन दिनों साहूकार के पास ही कर्जा लेने जाना पड़ता था। कोई बैंक उस वक्त नेशनलाइज नहीं थे, उस वक्त बैंक भी उस वक्त प्राइवेट साहूकारों के माध्यम से चलते थे उस वक्त। तो अपने जब कर्जा मांगने गए तो साहूकार ने उनका बहुत अपमान किया, क्योंकि उनकी जो पिछली बंजर जमीन थी, जिसके ऊपर वो खेती बाड़ी करते थे, उनके पिताजी जो दादाजी के, अपने छोटूराम जी के दादाजी के जमीन थी 10। तो मेरा मतलब कहने का कि उस जब साहूकार ने उनको बहुत बेइज्जत किया, तो वो अपने पिता के इस अपमान ने बालक छोटूराम जी के कोमल मन में विद्रोह का एक बीज बो दिया। साथियों, उनसे सहन नहीं हुआ, तो इसलिए उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उनको एक जीवन में एक, मैंने कहने का, उनको रोशनी की किरण मिल गई कि संघर्ष कैसे करना है। तो साथियों, मैं उनकी एक बात का जिक्र करूंगा कि उन्होंने बहुत कुछ बनाया। मेरे से पहले जो प्रवक्ता थे, उन्होंने उन बातों को 1934 में, 1940 में उन्होंने, जब वो पंजाब में मंत्री हुआ करते थे, राजस्व मंत्री, उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि साहूकारों से कैसे किसानों का छुटकारा हो कैसे। तो मैं उनकी एक बात, इस बात को जब वो उन्होंने कहा कि मैं राजा नवाबों और हिंदुस्तान की सभी प्रकार की सरकारों को कहता हूं कि वो किसानों को इस कदर तंग ना करें कि वह उठ खड़ा हो। दूसरे लोग जब सरकार से नाराज होते हैं तो वो कानून को तोड़ते हैं, पर किसान जब नाराज होगा तो कानून ही नहीं तोड़ेगा, सरकार की पीठ भी तोड़ेगा। ये आज आप देख रहे हैं इस बात को। 71 साल बीत गया आज हमारे देश के संविधान को लागू हुए, लेकिन किसानों की ग्रोथ जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक है, 71 सालों में सिर्फ और सिर्फ 19% हुई, जबकि देश के मुलाजमों की लगभग 400 से भी ऊपर % की ग्रोथ है। बाकी बिजनेस की भी इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इसलिए आज किसान सड़कों पर उतरा है अपनी किसानी के लिए। तो मैं ये बात फिर कहूंगा कि उनकी बात को फिर दोहराऊंगा, जब किसान नाराज होगा
तो कानून ही नहीं तोड़ेगा, सरकार की पीठ भी तोड़ेगा। आज आप सब जानते हैं कि किसानों के ऊपर किस किस प्रकार के जुल्म हो रहे हैं और किस किस प्रकार की साजिशें खेली जा रही हैं, उनके साथ गाड़ियां गिराई जा रही हैं किसानों के ऊपर। मतलब कहने का कि बहुत बहुत उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं उनके ऊपर। तो मतलब कहने का कि ये आज किसानों को लगभग 11 महीने हो गए इस बात को संघर्ष करते करते हुए। किसान को तो लोग अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि वह अन्न खाता भी है या नहीं। जो कमाता है वही भूखा रहे, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है। तो मेरा मतलब कहने का कि जो काम छोटू राम जी ने किए, मैं उसमें एक मिसाल देता हूं कि आपको संविधान की धारा 42 उसके अंदर ये बात साफ लिखी हुई है कि जो इंसान है उसके अंदर जितना बल होगा उसी के मुताबिक उसका कानून बनाया जाएगा। लेकिन हमको देखने के जो आता है कि छोटू राम जी का मैं एक वाक्य पढ़ रहा था, तो 1940 में उन्होंने एक कानून बनाया कि जो व्यवसाय और श्रमिक किस मजदूरों के लिए 8 घंटे काम करने का। लेकिन कहने का कि जिन्होंने उसके बाद बाबा साहब ने भी संविधान में लिखा, लेकिन बात ये आती है कि आज जिन्होंने 12 घंटे का काम करने के लिए उनका जो नियम तोड़ा 8 घंटे का, उन्होंने ये नहीं देखा कि मजदूर में कितनी शक्ति है काम करने की। 8 घंटे की है जो 12 घंटे की है, उनको एक खून चूसने का। मेरे पहले प्रवक्ता ने बात बिल्कुल ठीक कही है कि निजीकरण की तय पूंजीपतियों के हाथ फिर जा रहा है। जो हमारे छोटू राम जी ने उस वक्त मेहनत की और वकील बनने के बाद उन्होंने जैसे पार्टी बनाई है, मेरे पिछले प्रवक्ता ने भी बताया आपको, उन्होंने वो किसानों गांधी जी के साथ कांग्रेस के साथ क्यों नाराज थे ये बात। लेकिन मुझे मजबूरी हालत में ये बात कहने पड़ रही है कि छोटू राम जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि आज 19% जो विकास हुआ है सिर्फ उनका आय बढ़ी है उनकी किसानों की, तो इसका मतलब कहने का जबकि मुलाजमों की 500% बढ़ी, तो इसका मतलब किसानों की अनदेखी की गई है 71 सालों में आज तक। तभी आज किसान सड़कों पर उतरा हुआ है और किसान कमर तोड़ेगा सरकार की, ये बात सही है बिल्कुल। मैं छोटू राम की ये वर्ड पढ़ के मेरे में भी इतना आ गया कि ये बात सही है बिल्कुल। किसान अब सड़कों पर उतरा है तो ये इनकी कमर तोड़ेगा, तो ये चाहे इनको 1 साल लगे 2 साल लगेंगे। हम किसानों के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे इस बात की। मेरे कुछ साथी कहते हैं, जो हमारे सरकार में साथी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी सिर्फ जो संघर्ष है ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का है। मैं कहता हूं ये छोटू राम जी की देन है कि इस प्रदेशों के किसान जो थे वो आज जागृत हैं। आप बाकी प्रदेशों के भी किसान देखते हैं, लेकिन इतनी वहां पे खेती बाड़ी नहीं होती है, सिंचाई के साधन नहीं है। आप बिहार में देख लीजिए, कोसी नदी है, कितने साल हो गए आज उसी नदी ने वहां पे सैलाब करते हुए, लेकिन कोई सरकार ने, किसी सरकार ने, कोई छोटू राम वहां पैदा नहीं हुए जिन्होंने भाखड़ा डैम जो है, जिसके ऊपर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, भाखड़ा बांध जो था, सर छोटू राम जी ने उस वक्त जो बिलासपुर के राजा थे उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था, वो आज भी उनके हस्ताक्षर हुए हैं उसके ऊपर। तो कोसी नदी का कोई बांध नहीं बना सका, आज वहां कोई छोटू राम पैदा नहीं हुआ था कोई जो बांध बनाता वहां कोसी नदी पे भी। तो बिहार में भी ऐसे ही जैसे किसान या कहते हैं कि जब एमएसपी का जो हिस्सा है देश में, पहले 6% एमएसपी हुआ करते, आज 8% है, चलो मान लो इस बात को, लेकिन कहते हैं कि उसका 80% 90% हिस्सा जो पंजाब हरियाणा और पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के किसान ले जाते हैं, क्योंकि छोटू राम जी ने जागृत किया हुआ। बीच में कुछ लोग आ गए, उन्होंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। छोटू राम जी की जो वो अपना संघर्ष छोड़ गए थे,
उनकी पालना नहीं की उन्होंने, तो इसलिए किसानों को आज उसी दुखड़ा जो है उनको झेलना पड़ रहा है। तो मैं जियो प्रताप सिंह जी और विनोद रावल पटेल जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि आज का विषय और मैं इतिहास की हूँ, इसलिए मैं इस पर बोल सकती हूँ कि कहीं भी ग्रेजुएशन पीजी तक में इनका नाम जब मैं पढ़ी तब तक कहीं मैं नाम नहीं सुनी थी। अभी इस जब मुहिम से जुड़ी, इस प्रोग्राम से जुड़ी, फुले अम्बेडकरी मिशन से जुड़ी और यूट्यूब चला आया हमारे बीच, तब लोगों से संपर्क हुआ और सर्च करके हमने अपने महापुरुषों को या सभी को जो भी मानवता के लिए काम किए हैं सबके बारे में जानने की कोशिश की, सुनने की कोशिश की, बताने की भी कोशिश की। इसी दौरान मैं आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। इसी मुहिम के तहत मैं आप लोगों से जुड़ी भी। तो इसमें जितने भी जुड़े लोग हैं, मैं चाहूंगी कि यहाँ से सीखने सुनने के बाद ऐसे कोई भी नहीं है कि जो नहीं बताएंगे, वो इसकी चर्चा निश्चित तौर पर करेंगे और ये कारवां जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो और रफ्तार से बढ़ेगी। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है सर छोटू राम जी, कहा जाता है कि परिवार में सबसे छोटे थे तो इनका नाम छोटू कहते कहते स्कूल में भी लिखवा दिया गया छोटू, तो इनका नाम छोटू राम ही पड़ गया। और इस राम शब्द का मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि ब्रिटिश काल में, अंग्रेजी काल में, अंग्रेज जब यहाँ भारत में थे तो जो लोग भी पढ़ा करते थे सभी के नाम में राम लगा दिया जाता था। वो सर्विस कर रहे हो या प्राय ऐसा होता था, जैसा मेरे दादाजी का नाम, अगर वो महतो फैमिली से बिलोंग करते हैं तो महतो के बजाय सरकारी दस्तावेज में उनका नाम राम था। जैसे मेरा पिताजी का नाम, चाहे हमारे पिताजी के उम्र के लगभग जितने भी लोग थे उस सब में राम लगाने की वो परंपरा एक चला दी गई थी। शायद उन लोगों का मकसद यही रहा होगा कि वो जाति भेद का पता न चले। तो कुछ लोग सरनेम अपना नहीं छोड़े, लेकिन प्रायः अभी भी हम समाज में जाते हैं तो कुछ बुजुर्ग लोग हैं तो उनका नाम प्रायः जैसे दिलकेश्वर राम, वो रिटायर हो गए, लेकिन बहुत दिन तक हम उनको नहीं जानते थे कि वो किस वर्ग किस बिरादरी से आते हैं। लेकिन बाद में लोगों ने उनके नाम के साथ महतो शब्द नहीं था इसलिए उनको कुशवाहा बताने लगे, तब समझ में आया। फिर इसकी चर्चा मैंने अपने पिताजी से की तो उन्होंने पूरा इस पर विस्तार से बताया कि अंग्रेज लोग ऐसा। तो ये राम टाइटल जो हमारे समाज के पढ़े लिखे सामंती प्रवृत्ति के या जो सत्ता के नजदीक थे वही लोगों ने ऐसा प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने रखा होगा, जिससे ये राम शब्द, आप देखिए काशी राम है, उनके पिताजी का नाम तो कुछ और है, सर छोटू राम है, और इनका नाम आप लोग इसमें देख सकते हैं, जो लिंक है उसमें दिया हुआ है। तो यही है कि प्रवक्ता और इसको विस्तार देंगे, मेंशन करेंगे। मैं ये अपनी बात को रखना चाहती हूँ कि सर छोटू राम जैसा इनका, चौधरी सर छोटू राम जैसा इनका नाम है छोटू, ऐसा वे छोटू थे नहीं। ये बहुत मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। ये अपनी पढ़ाई जो स्कूल कॉलेज की होती है वो तो यही किए, साथ में ये जर्नलिज्म का भी किए, ये एडवोकेसी का भी किए, ये चौतरफा अपना नॉलेज का इतना विस्तार किए। और देखे कि सामंती लोगों के द्वारा, अंग्रेज तो थे ही और सामंती यानी दोहरा मात हमारे किसानों पर पड़ रहा था, तो मुफ्त में हमारे किसानों की कितनी सारी लड़ाइयां लड़ी, उसमें कर्ज माफी का हो, कम दर पर ब्याज दिलाना हो, या फिर हर तरह से उनका मतलब सहयोग, साथ सहयोग करना। यानी जो स्थान हमारे झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा का है, भगवान बिरसा मुंडा मात्र उनकी 25 साल उम्र है, इनसे ज्यादा टैलेंटेड थे हमारे जयपाल सिंह झारखंड के, जो कि छोटा नागपुर प्रांत के वो सांसद भी चुनकर गए हुए थे।
तो उनका जयपाल सिंह का भी पूरे के पूरा हिस्ट्री से नाम नहीं है, गायब है। सिर्फ अंग्रेजों ने उनको फांसी पर चढ़ाया तो केवल वो झारखंड के भगवान बन के रह गए। उनको क्या लड़ाई लड़ रहे थे, वो वही लड़ाई लड़ रहे थे जो बाबा साहब डबल लड़ाई लड़ रहे थे। उसी तरह से हमारे चौधरी सर छोटू राम लड़ रहे थे, उसी तरह से हमारे जयपाल सिंह लड़ रहे थे दोहरा लड़ाई, उसी तरह से हमारे बिरसा मुंडा लड़ रहे थे। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया, मात्र 25 साल की उम्र थे और वो झारखंड के भगवान बन के रह गए। लेकिन आज भी उनका मिशन पूरा नहीं हुआ है और यही मिशन है जो हमारे महाराष्ट्र में फूले जी लड़ रहे थे, यही पंजाब में सर छोटू राम लड़ रहे थे, उत्तरी मतलब पंजाब हरियाणा जो भी वो प्रांत रहा हो उधर लड़ रहे थे, और बंगाल में भी थे, साउथ में चले जाइए तो भी थे, मध्य प्रांत में चले जाइए, कोई ना कोई ऐसे लीडर जरूर रहे हो जो दोहरा लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इस लड़ाई को पूरी तरह से हमारे ओबीसी वर्ग, उस समय ओबीसी वर्ग वैसा क्लियर नहीं था, तो समझ में लोगों को नहीं आता था कि क्या है, कौन किसकी लड़ाई क्या लड़ रहा है। लेकिन सर छोटू राम जन सामान्य के लिए बहुत ज्यादा काम किए हैं, ये यूट्यूब पर बहुत सारा मिल जाएगा। देखिए नेट तो हमारे पास है, लेकिन हमको सोचना पड़ेगा कि हमको क्या नेट से सर्च करके देखना है, क्या क्या जानकारी लेनी है। पूरी दुनिया तो मुट्ठी में हो गई है, पूरी दुनिया के बारे में हम अकेले जानकारी तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जो जो टॉपिक से रिलेटेड है इससे पूरी तरह भरोसा इस पर भी नहीं कर सकते, विकिपीडिया पर भी नहीं कर सकते, यूट्यूब पर भी नहीं कर सकते, लेकिन कई तरह का इसमें अगर सर्च करना है, रिसर्च करना है, किसी टॉपिक पर जानना है, किसी महापुरुष को जानना है, तो हमें चौतरफा नॉलेज लेना होगा, डिबेट भी करना होगा। यूट्यूब पर भी जितने भी होंगे, यूट्यूब पर जितने लोग होंगे पक्ष विपक्ष के, उन सबकी बातें सुननी होगी, विकिपीडिया से लेकर के, और इनसे संबंधित जितने भी बुक्स हम पढ़ सकते हैं इनके बारे में, तब जाके इनका पूरी तरह से मतलब रिसर्च तो हुआ नहीं है, तो हम लोग को करना पड़ेगा। ये कोई करके देगा ये नहीं होगा, कोई करके नहीं देगा। जो लोग इतिहास में नाम तक लिखना उचित नहीं समझा, वो लोग से उम्मीद करना ही बेकार है। तो हमारे इस तरह से ओबीसी वर्ग के देखिए उतने दबे दबाए लोग नहीं थे, लेकिन इतना सब कोई जानते हैं कि सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, यानी शिक्षा के क्षेत्र में और समाज में वो सम्मान जो एक ब्राह्मण वर्ग का, एक राजपूत का जो सामंती रौब था, वो तो हमारे ओबीसी वर्ग में नहीं था। संविधान से पहले, ये संविधान बनने से पहले नहीं था। ये सबको जान रहे हैं, सबको पता है कि हमारे पिताजी पढ़े, सर्विस हुआ, हमारे दादाजी नहीं पढ़े थे, फिर भी सर्विस में, वो सिपाही में थे। तो उस समय सर छोटू राम के पिताजी मेरे ख्याल से सर्विस में नहीं थे, जहां तक मुझे थोड़ी सी जानकारी है। तो इनको पढ़ना फुले साहब की तरह ही मतलब दिक्कत हुआ। इनको भी डायरेक्ट ये सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई तो नहीं कर पाए, लेकिन ब्रिटिश काल में हुआ करता था कि जो लोग पुलिस में होते थे, जो लोग अंग्रेज की सिपाही में, फौज में, किसी भी तरह के होते थे, उनके बच्चों को पढ़ना अनिवार्य होता था। तो अनिवार्यता के तहत ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़े। और ओबीसी के आप जान रहे हैं फुले साहब को कि वो 7वां तक ही पढ़ाई पढ़े थे, वो भी कितना छोड़ छाड़ के पढ़े थे। मतलब 7th पास करने में उनको 21 साल उम्र गुजारना पड़ा था। बीच बीच में उनको पढ़ती हूँ तो मैं बहुत, क्योंकि उनका सोर्स, उनका बहुत ज्यादा लिटरेचर हम पढ़े हैं, इसलिए उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। वो खुद भी बुक लिख चुके थे। तो एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि मल्टी टैलेंटेड तो थे और हम लोग को भी होना पड़ेगा। अगर मीडिया में नहीं है तो मीडिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग को करना पड़ेगा, टेक्निकल नॉलेज भी थोड़ा लेना पड़ेगा। और इस तरह से जुड़ करके, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ संडे को कर रहे हैं तो यही करना चाहिए। जब जहाँ जरूरत हो 2, 4, 10 आदमी मिलकर आपस में चर्चा, ये चर्चाएं छूट गई जो शनिवार वाला होता था। हर शनिवार को हमारे लोग चौक चौराहे पर अपने दरवाजे पर मतलब मुलाकात करते थे और पूरे दिन भर के अपने इलाके का खोज खबर रखते थे। ये सब खत्म हो गया, जिससे ये समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई।
तो एक हमारे पास ये सोर्स आ गया है कि हम पंजाब अभी नहीं जा सकते, हर सप्ताह नहीं जा सकते। पंजाब के भाई हमारे पास झारखंड नहीं आ सकते, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, जहाँ कहीं से भी जुड़े हों, यूपी, एक दूसरे के हर सप्ताह हम लोग एक इकट्ठे नहीं हो सकते थे। लेकिन देखिए, बुद्धा का ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, और विज्ञान की ये देन है कि हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं और इस तरह का बातचीत आपस में इतनी आसानी से कर पा रहे हैं। तो पाखंड मुक्त भी होना होगा, क्योंकि ये सब नास्तिक जो कहते हैं ना, जो भी दुनिया में है जिसको नास्तिक कहा जाता है, हालांकि नास्तिक कहना भी उचित नहीं है, लेकिन वास्तविक में मानव बन के रहे, आस्तिक नास्तिक से कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए। जो सच है वो सच कहने की पर जोर देना चाहिए, सत्य को स्वीकारना चाहिए। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ प्रायः केवल हिंदूवादी मानसिकता के लोग नहीं हैं, शायद एक दो हो सकते हैं, आज न कल उनको भी इधर आना ही पड़ेगा। क्योंकि धर्म जो है ना, बुद्ध ने जो हमारा धर्म चलाया है, बाबा साहब भी अंततः उसी में उन्हीं के शरण में गए, धर्म की शरण में गए। धर्म के सेंटर में देखिए, सभी धर्म जो पंथ है, धर्म नहीं है। धर्म एक ऐसा है जो कभी कहीं बदलता नहीं है, धर्म होता है। वो जैसे सूर्य का धर्म है, वो अपना गर्मी देगा, धूप नहीं रहेगा तो सबको गर्मी नहीं देगा, एक तरह का व्यवहार करता है, वो पूरी दुनिया में एक जैसा करता है। बिच्छू का अगर स्वभाव है तो स्वभाव ही धर्म है। बिच्छू का स्वभाव है, उसको प्यार करिए चाहे मारिए, उसका अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा तो वो डंक मारेगा ही मारेगा, वो अपना स्वभाव। तो स्वभाव जो है वही धर्म है, जिसका जो स्वभाव है वही धर्म है। तो इसके सेंटर में सब पंथ जो है, पंथ मतलब संप्रदाय, जो कि संविधान में भी 1976 में 76 में जो अमेंड करके धर्म को हटा करके पंथ जोड़ दिया गया है, इस पर भी लोग आपत्ति करते हैं। पंथ ठीक है, धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म वहाँ पे, धर्म दुनिया में एक ही होता है। पंथ यानी संप्रदाय, एक तरह के विचार व्यवहार करने वाले लोग, समान व्यवहार करने वाले लोग, जो दाय मतलब दिया हुआ, जैसे मुस्लिम है तो एक जैसे उन लोग का संस्कार है, बाकी ब्राह्मणिकल फोर्सेस हैं, ब्राह्मण लोग हैं तो उन लोग का एक तरह का संस्कार है। ब्राह्मण जैसा ओबीसी का संस्कार होता है क्या? नहीं होता है। उन लोग का जो जनेऊ संस्कार होता है, वो मुंडन संस्कार होता है, वो सब ओबीसी में प्राय नहीं होता है। बाकी जिसको कि हिंदू चादर में लपेट कर हिंदू बना दिया गया है, तो ये नहीं है। हमारे लोगों को समझना पड़ेगा, सभी पंथ, सभी संप्रदाय में देखिए, एक अल्लाह है, एक के सेंटर में गॉड है, एक के सेंटर में ईश्वर भगवान है। लेकिन हमारे बौद्ध धर्म के सेंटर में ना अल्लाह है, ना गॉड है, ना भगवान है, वो एक इंसान है। हर एक इंसान है, इंसान के काम आता है। आप देखिएगा, चोर चोरी करता है तो वो भगवान को नहीं देखता, गॉड को नहीं देखता, ईश्वर को नहीं देखता, अल्लाह को नहीं देखता, वो आदमी को देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है। आप यहाँ इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। तो ओबीसी में अवेयरनेस नहीं थी, जागृति नहीं थी। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, एक दूसरे से अपने बात को शेयर करेंगे, तो इस तरह से आज हम लोग दिन में के साथ जुड़े हुए थे। सरदार पटेल जी पर भी बहुत अच्छी चर्चा हुई और विस्तार से हमारे यहाँ और भी लोग जुड़े हुए हैं जो कि उसमें मुझे जो आज अवसर दिया है अनुच्छेद 40 पर अपनी बात रखने का, भारत का संविधान का अनुच्छेद 40, और आज का जो संचालन कर रहे हैं उनको मैं मेरी ओर से धन्यवाद, जय संविधान। और इस चर्चा में जितने भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरी ओर से धन्यवाद, जय संविधान। तो जैसे कि सर आज का विषय है, सर छोटू राम सर के सम्मान में आज इस वेबिनार को आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले मैं सर छोटू राम सर को सैल्यूट करता हूँ। किसान आंदोलन को बड़ा आयाम दिया भारत के अंदर, और इसके साथ ही में जो आज का विषय है अनुच्छेद 40 भारत के संविधान का, उस पर अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा। तो
है क्या अनुच्छेद 40? भारत के संविधान में 22 भाग हैं, टोटल 12 अनुसूचियां हैं और अभी तक 105 संशोधन हो चुके हैं। तो जो 12 भाग हैं उनमें से ये चौथा भाग है जिसको हम राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। राज्य की ये गाइडलाइन है, सरकार के लिए गाइडलाइन है कि उसको कैसी पॉलिसीज बनानी। तो आज का अनुच्छेद 40 है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है राज्य, और राज्य का मतलब जब हम राज्य की बात करते हैं तो इस संदर्भ में भाग जो 4 है, इसमें राज्य का मतलब वो ये कहना चाह रहा है सरकार। और उसको ठीक से डिटेल में समझना हो तो अनुच्छेद 12 को हम राज्य की परिभाषा के रूप में समझ सकते हैं। और इसको एक और सरल भाषा में अगर हम समझना है तो राज्य का मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जनप्रतिनिधि जिनको 5 वर्ष बाद, हर 5 वर्ष बाद हम चुनते हैं। तो आखिर हम इनको क्यों चुनते हैं? तो ये जो प्रचार मीडिया के द्वारा भ्रामक प्रचार जो किए जाते हैं, भारत का जो मीडिया है वो संविधान को की मंशा को नहीं समझ रहा, या उसकी मंशा को समझ करके अनजान बनने का नाटक करता है। तो भारत का जो संविधान है उसकी जो लिखी जाने की जो इंटेंशन है वो क्या है? ये जो भाग 4 है ये लोक कल्याण का भाग, पूरा चैप्टर है ये संविधान में। पीपुल्स वेलफेयर को हर आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अभी बात कर रहा है अनुच्छेद 40 जो ग्रामीण जो परिवेश है उसके विकास की बात कर रहा है ना। और वो क्या कर रहा है? ग्राम पंचायतों को नाम से वहां की जो उसका जो शासन है वहां का जो होगा वो स्वायत्त होगा, ऑटोनोमस होगा। इसका मतलब है कि उनको अपने ढंग से वहां के शासन को संचालित करने के लिए जो राज्य है वो उनको हर तरह का सपोर्ट देगा और उसको प्रमोट करेगा, है ना। अब यहाँ पे जो राज्य का जब जिक्र आ रहा है तो यहाँ पर इस संदर्भ में ये जो अनुच्छेद 40 है इसके संदर्भ में आ रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, राज्यों की जो राज्य सरकार है जिसमें राज्यों के जो विधान जो सदन है, जिसमें हम विधानसभा कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं, और उसकी एक एग्जीक्यूटिव है जिसको हम उसका एक मंत्री परिषद कहते हैं, है ना। तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 40 के अनुसार वो कह रहा है राज्य का काम है ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिए, उसको मतलब उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या कदम उठाएगा? उनको ऐसी शक्तियां देगा, उसको पावर्स डिलीवर करेगा और उसको अथॉरिटी देगा, उसको मतलब उसको वो अधिकृत करता है। किस बात के लिए? कि वो ऑटोनोमस तरीके से, है ना, इस कार्य को अंजाम दे। तो जो ग्राम पंचायतें हैं, हम 5 वर्ष में वहां भी चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का चुनाव होता है ना। और इसी उसमें क्रम ब्लॉक प्रमुख भी चुने जाते हैं, ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं, बीडीसी भी चुने जाते हैं। तो आखिर ये जो प्रक्रिया स्थानीय लेवल पे जो चलाई जा रही, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सीधा सीधा कि स्थानीय स्तर पर वहां के शासन को संचालित करने के लिए
ये सारी की सारी एक प्रक्रिया चलाई जा रही है। अब इसमें हम ये देखते हैं आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है। तो कहने का मतलब है इसमें बहुत लंबा चैप्टर है ये पंचायतों का। जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे 243 में, तो बहुत लंबा है कि उसका क्या है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, वो कैसे वो ऑर्गेनाइज होगा, और इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या काम करेंगे, कैसे फंक्शनिंग होगी, और अगर वो उल्लंघन करते हैं तो उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये सारी जो डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह, ये बहुत सारी चीजें, एक लंबा चैप्टर है। जब आप इसको पढ़ेंगे 243 में भारत के संविधान में पंचायतों के चैप्टर में, तो पंचायतों की शक्तियां, उसका प्राधिकार, उत्तरदायित्व, इसकी बात कर रहा है। संविधान की उपबंधों के अधीन, मतलब संविधान कुछ प्रोविजन करता है, कुछ व्यवस्थाएं करता है, रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां देगा और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। इसका मतलब है कि उनको पूर्ण आजादी दे रहा है, कि वो ऐसा नहीं है कि कोई उनको जो है उनके नाम पर जो राज्यों की राज्य सरकार है वो वहां पर शासन करेगी, ऐसा नहीं। उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी जा रही है। पर भारत का संविधान की बहुत बड़ी खासियत है, ये आजादी भी देता है, पर आजादी में कुछ लिमिटेशन भी लगाता है। आजादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो, आजादी है उनके लिए टास्क है, उस टास्क को उन्होंने पूरा करना है। तो अब वो कह रहा है कि पंचायतों में उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिसमें निर्देश किया जाए कि निम्नलिखित संबंध में शक्तियां उत्तरदायी न्याय संगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। अब क्या कह, दो हिस्से में इसको बता रहा है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करेगा। तो सामाजिक न्याय का मतलब है, सामाजिक न्याय का जहां शब्द आता है वहीं पे पिछड़ा वर्ग शब्द की भूमिका वहां आ जाती है। तो भारत का संविधान कह रहा है, भारत के पिछड़े नागरिक कहता है, वो वर्ग भी नहीं कहता है। भारत के जो पिछड़े नागरिक हैं वो अपने आप में क्लास है। और जब हम पिछड़े नागरिक कहते हैं तो गलती से लोग ओबीसी समझ जाते हैं। पिछड़े नागरिक का मतलब है कि SC ST OBC, और समय समय पे इनसे अन्य धर्मों में जो धर्म परिवर्तित हुए, क्यों हुए कि उनके साथ सामाजिक आधार पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ। और पिछड़ा नागरिक की जो डेफिनेशन भारत का संविधान जो बताता है वो यही कहता है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है उसको वो पिछड़ा कहता है। दूसरा वो कह रहा है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाए, जिनके अंतर्गत वे स्कीमों भी हैं जो 11वीं अनुसूची में। अब यहाँ पर मेन काम शुरू होता है। 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में कार्यान्वित करना। अब 11वीं सूची में वो क्या बता रहा है, भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, और ये 11वीं अनुसूची में ये बता रहा है कि पंचायतों में करना क्या है, क्या काम करना है। तो उसने दिए हैं इसमें कृषि का, जिसके अंतर्गत कृषि का विस्तार करेगा, कृषि भूमि सुधार का कार्यान्वयन करेगा, चकबंदी, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जलाभिषेक क्षेत्र, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, ये सारे ग्राम पंचायतों के काम है ना। मत्स्य उद्योग, सामाजिक वन की, फार्म वन की, लघु वन उपज, लघु उद्योग, जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खादी ग्राम उद्योग, कुटीर, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन, चारा, सड़कें, पुलियां, ये सब चीजें, गांव का जो विद्युतीकरण है,
और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को विकसित करना है। गरीबी उन्मूलन का भी प्रोग्राम है कि जो गरीबी का लोग रोना रहते हैं कि गरीबों के लिए आरक्षण होना चाहिए, तो संविधान में गरीबों के आरक्षण नहीं, आरक्षण का आधार सामाजिक शैक्षणिक आधार है पिछड़ापन। गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है जो इसमें है। शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं, तकनीकी प्रशिक्षण प्रोफेशनल जो एजुकेशन है, प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, है ना, स्वास्थ्य स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय, ये सारे के सारे ग्रामीण स्तर पे ये पंचायतों के काम है। परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण जिसके अंदर विकलांगों को और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण, है ना, जो मानसिक रूप से डिसेबल है उनकी बात कर रहा है। 27 में ये पॉइंट है दुर्लभ वर्गों का, विशिष्ट अनुसूचित जातियों का और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामुदायिक अस्थियों का संरक्षण। तो अब यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि जो अभी हमने 19 पॉइंट पढ़े हैं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये ग्राम प्रधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये ग्राम प्रधान के काम है। अब हम देखते हैं क्या ग्राम प्रधान करते हैं ये काम? नहीं करते, है ना। उनको राज्यों की राज्य सरकार उनको स्वायत्त मतलब वो शासन चलाने के लिए उनको आजादी दे रही है, उनको ऑटोनोमस बॉडी के रूप में उनको पावर्स दे रही है, उनको अधिकृत कर रही है। मगर हम जब संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि ग्राम प्रधान का काम क्या है ना। तो ग्राम प्रधान के जो काम है उनको समझना है तो हमें अनुसूची 11 को समझना पड़ेगा। और शायद आप लोगों को जानकारी है नहीं, अभी जो ग्राम प्रधान के जो चुनाव हुए थे, तो जो लाइव संविधान पाठशाला इंडिया जो संविधान चर्चा रोजाना होती है 7:25 से 10 बजे तक, सोमवार से शनिवार तक, तो कैंडिडेट बने उसमें से ग्राम मतलब प्रधानी के इलेक्शन के लिए। और कुछ लोगों ने उनके मतलब जहां पर कोई कैंडिडेट नहीं बने वहां पर लोगों ने ही ये जो अनुसूची 11 का पोस्टर बना करके और उस पोस्टर को डिस्प्ले किया और गांव में लोगों को बताया कि ग्राम प्रधान का काम क्या है, भारत का संविधान ने क्या काम बताया ग्राम प्रधान को। तो लोगों ने जब इसको सुना कि हमको तो मालूम ही नहीं था कि संविधान गांवों के बारे में इतना बेहतर सोचता है, तो लोग बड़े खुश हुए। तो कुछ लोगों ने वोट भी डाला। तो वो क्या करते रहे, वो पोस्टर से ही संविधान समझाते रहे, ग्राम प्रधान का काम क्या है ये समझाते रहे उस पोस्टर से। और उसका नतीजा हुआ कि कुछ लोगों के अंदर संविधान की जो ग्राम पंचायतों को लेकर के जो संविधान ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उनको, ग्राम प्रधानों को, वो चीज जनता के बीच में निकल के आई। अन्यथा क्या, जितने भी चुनाव होते हैं भारत में, चाहे एमएलए का हो, एमपी का हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे कॉर्पोरेटर का हो जिसको पार्षद कहते हैं, कोई भी इलेक्शन में संविधान की बात ही नहीं होती है। जबकि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हम संविधान को पढ़ के समझ पाए हैं कि जनप्रतिनिधियों का सिर्फ और सिर्फ चुनाव घोषणा पत्र भारत का संविधान के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। संविधान की शपथ लेते हैं वो जब नामांकन करने जाते हैं, संविधान पालन की शपथ लेते हैं। ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। संविधान की शपथ लेते हैं अनुसूची 3 के अंतर्गत। तो फिर संविधान के लिए वोट मांगो ना, संविधान की शपथ ले रहे, संविधान के लिए वोट मांगो, है ना। तो ये चीज है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और ये जो अनुच्छेद 40 के ऊपर जो चर्चा हुई और उससे बहुत लोगों की समझ विकसित हुई और इसका नतीजा हुआ कि कुछ प्रधान चुनाव जीत भी गए, है ना।
तो उससे ये हमेशा हमेशा के लिए अब ये रास्ता खुल गया कि जब भी कोई भी इलेक्शन हो, चाहे ग्राम प्रधानी का हो, चाहे कि जब भी हम पिछड़ा कहते हैं, मैं हमेशा ये बार बार कहूंगा कि पिछड़ा का मतलब ओबीसी नहीं होता है, और यही प्रचार किया गया है। पिछड़ा का मतलब ओबीसी, पिछड़ा का मतलब होता है SC ST OBC, और इनसे समय समय पे धर्म परिवर्तित हुए मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सारे लोग जो है ये है पिछड़े। तो मैं इसको ओबीसी अधिकार मंच को मैं ओबीसी अधिकार मंच न समझ करके, जब अधिकार की बात होती है तो संविधान देता अधिकार, तो संवैधानिक अधिकार मंच अगर मेरे ख्याल से हम कहेंगे तब लोग संविधान को समझने के लिए मोटिवेट हो जाए, है ना। ऐसा कहकर के मैं अपनी बात को यही स्थगित करूं। एकदम इतना हैरान भी हूं और खुश भी हूं कि शुक्रवार से हमने 3 वेबिनार अटेंड किए हैं। शुक्रवार वकीलों की एसोसिएशन का अगला बाद हमारा चल रहा है, और किसी ना किसी समाज की उस हस्ती का हम चुनाव करते हैं डिस्कशन के लिए कि जिसने खास करके पिछड़े वर्ग के लिए और जिसमें सर्व समाज का भी कल्याण छिपा हुआ है, उसकी चर्चा हम करते हैं। आज का वेबिनार तो मैं इतना हैरान हूं कि इतना डिसिप्लिन रहा इस वेबिनार में, और जितने भी वक्ताओं ने बोला इतने सरलता से, शब्दों का चुनाव उनका बहुत बढ़िया था, सरल था, बहुत मतलब अच्छे तरीके से वो डिलीवर कर रहे थे। हम उसको उस डिलीवरी को ले रहे थे, हम रिसीव बड़ी अच्छे ढंग से कर रहे थे उसको। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे आज कोई ऐसे संत लोग बोल रहे हैं कि कोई भी श्रोता उनकी बात काटने के लिए तैयार नहीं है, उनको सवाल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके शब्द इतने सदे हुए थे, इतने सटीक थे। मैं तो खुद आज हैरान हूं कि परसों ही चर्चा हुई कि अगर ओबीसी ने राज करना है इस देश पर तो डिसिप्लिन का होना, जो वक्ता बोल रहा है उसकी बात सुनी जाए। वक्ता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी से बोले, सटीक बोले, थोड़ा बोले, ज्यादा भी बोलना है तो सटीक बोले, ताकि उसकी बातों का असर हो। जैसे छोटू राम जी, सर छोटू राम जी के ऊपर आज चर्चा हुई है। सर छोटू राम जी के वो पक्ष को देखा गया, स्टार्टिंग वाला जो कर्जा लिया, उन्होंने कर्जा लिया अपने जो फाइनेंसर था उसने अपमान किया। सर छोटू राम से आज के वेबिनार में मैं जो समझ पाया हूं कि सर छोटू राम ने कर्जदार को अपना दुश्मन नहीं बनाया। जो कर्जा देने वाला था फाइनेंसर, उसको अपना दुश्मन नहीं बनाया। उन्होंने अपनी सारी जो उसका अपमान हुआ, उसकी सारी जो भड़ास थी ना मन में, जो गुस्सा था, उन्होंने पढ़ाई के जरिए निकाला, सिस्टम को सुधारने की तरफ ध्यान दिया, स्कूलिंग की, कॉलेज गए, वकील बने और फिर फाइट की। और कर्जदारी वाला जो कानून है उसको ये कानून बना दिया कि जब आपका पैसा दुगना चला गया तो उसके बाद फाइनेंसर आपसे पैसे नहीं ले सकता। आज के संदर्भ में क्या हो रहा है वो अलग बात है, वो अलग चर्चा का विषय है कि आज उस कानून की सार्थकता है कि नहीं है। पर दूसरा, जो उन्होंने कांग्रेस से चर्चा की, जो कांग्रेस से उन्होंने अपना एक रखा कि मैं कांग्रेस को चैलेंज किया, उन्होंने अलग पार्टी बनाकर अच्छे रिजल्ट दिए अपने समाज के लिए।
और जैसे कमल किशोर जी ने कहा कि वो कई सरकारें कर रही हैं कि वो जाट समाज के ही लीडर थे। ये एक तरह से ये सच्चाई भी है कि सर छोटू राम को जाटों के लिए, हालांकि उन्होंने गरीबों के लिए भी काम किया, पर ये भी सच्चाई है कि उन्होंने जाटों के लिए भी ज्यादातर काम किया, जाट समाज के लिए। आज अगर उत्तर भारत में जाट संपन्न है, ये भी अलग बात है कि आज जाटों के अंदर दूसरे समाज को लेकर जो विकृतियां आ चुकी हैं, जो कृतियां आ चुकी हैं, वो भी आज के संदर्भ में उस पर चर्चा होनी चाहिए। पर आज का दिन जो है, सर छोटू राम का जो उन्होंने जाट समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, गरीबों के लिए जो बेटर किया, वो उसकी चर्चा हमने बड़े सार्थक ढंग से की। अच्छा, उससे भी ज्यादा छोटू राम जी, सर छोटू राम एक शख्सियत हमने, अच्छा आर्टिकल 40 पर जो चर्चा की सुरेश चंद्रा जी ने, क्या उनकी वाणी थी, जैसे वो प्रवचन कर रहे हो, और कितनी सरलता थी उसके उनके शब्दों में। अच्छा, उसके बाद संचालन तो देव प्रताप सिंह जी का बहुत ही बढ़िया रहता है। ऐसे कई वेबिनार होते हैं, तो इतने हम्बल तरीके से संचालन मैंने करते हुए बहुत कम लोगों को देखा। अच्छा, उसके बाद जो रामेश्वर जी ने आज कंक्लूड किया है, सभी को मतलब आईना दिखाया है। जो भी वक्तागण बोले हैं, जैसे हमारे श्री बंसीलाल चौधरी जी, वो भी बहुत बढ़िया आज पूरा तसल्ली से, पूरा शांति से और बड़े ही हम्बल तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है। हालांकि उनके वक्तव्य में अग्रेशन रहता है, पर आज वो चीज मतलब इतना, मतलब उनका लेवल और डिसिप्लिन इतना मुझे अच्छा लगा कि मुझे आस हो गई कि परसों हम जो डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, वो आज इस वेबिनार में देखने को मिल गया। इसलिए मुझे तो बहुत खुशी है जी। मैं सभी को बधाई देता हूं। आज आप सुनने में रस आया है, शांति मिली है, आनंद आया है, तो मैं ज्यादा ना कहता। हमारे हाथ में होगी तो निश्चित रूप से जो पार्टियां हैं, जो पार्टियों के मुखिया है, जो हमारे वर्ग से नहीं है, जो हमारे हितों के खिलाफ काम करते हैं, जो हमारे साथ षड्यंत्र करते हैं कि पहले तो हमें हमारे एक बिट्टू को सीट दे दी, वो चुन के चला गया और उससे फिर मनमाने काम करवाए, है ना। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो हम पिछड़े किस लिए है? पिछड़े इसीलिए है कि हम अपने अधिकारों को नहीं जानते। हम अपने संवैधानिक, हमारी जो ताकत है, संवैधानिक हक और अधिकार है, प्रावधान है, उसको नहीं जानते हैं। हम उसका इस्तेमाल करने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, इसीलिए तो हम पिछड़े हैं। और अरे पिछड़ापन दूर हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे समाज के कुछ लोगों ने संविधान पढ़ा, कानून पढ़ा, हमारे किस तरह से सोशल पॉलिटिकल षड्यंत्र रचे जाते हैं, उनको जाना और समझा, और उसके माध्यम से फिर अपने हक अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। इससे जागृति आ रही है, पूरे समाज में जागृति आ रही है। और ऐसा मत समझिए कि इसकी जानकारी उन पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं है जो हमारी पार्टियां नहीं है, या मतलब हमारे पक्ष में वो नहीं होते। आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि 1989 तक ओबीसी की कोई बात नहीं सुनता था। ओबीसी के आयोग पर किसी ने चर्चा नहीं की, कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन जब एक कोलिशन पार्टी का युग आया हमारे देश में, तब वीपी सिंह के पास में बहुमत नहीं था, तो रीजनल पार्टियों के साथ में मिलकर उन्होंने जब सरकार बनाने का प्रयास किया, तो उस समय उनसे कमिटमेंट लिया गया था चौधरी देवीलाल द्वारा कि भाई आप हमारी बात मानेंगे तो हम आपकी बात मानेंगे, तो हम आपको बनाएंगे। लेकिन बाद में जब ऐसा दिखने लगा कि ये लोग भी थोड़ा सा डुलमुल रवैया अपनाने लगे थे, तो उन्होंने चुनौती दी कि भाई हमारी जो मांग है उसको आपको मानना पड़ेगा। तो वीपी सिंह ने फटाफट उनकी बात को स्वीकार किया और मंडल कमीशन को लागू करने की घोषणा कर दी। आप बताइए ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 89 तक तो ओबीसी को मालूम ही नहीं था कि हमें इतना बड़ा अधिकार हमारा किसी ने दबा के रखा है। लेकिन कुछ लोगों ने
उसका संघर्ष किया था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन रातों रात जैसे ही ये आदेश पारित हुआ, उसके बाद ओबीसी को लगा कि यार हमें कुछ मिल सकता है, तो कुछ लोग जागरूक थे। 1993 तक तो ओबीसी में बहुत ज्यादा जागृति नहीं थी, आरक्षण से क्या लाभ मिल सकता है इसके बारे में कोई जागृति नहीं थी। लेकिन 93 में आए, उसके बाद में जो इंदिरा साहनी का जजमेंट आया और उसके बाद में जब नियम बने, उसके बाद में जब लोगों को समझ में आने लगा कि इसके माध्यम से 27% तो बहुत बड़ी चीज होती है, इसके माध्यम से हम काफी कुछ प्रगति कर सकते हैं, उसके बाद में हमारे एक्टिविस्ट जागृत हुए। फिर सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर हमारे लोग जागरूक हुए और उन्होंने धीरे धीरे इस चीज को समझा, अपने लोगों को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि हर प्रदेश में कितने ओबीसी के संगठन खड़े हो रहे हैं और कितने छोटी छोटी मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। जैसे आज ही आपने देखा होगा कि वो महिलाओं का हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मामले में, है ना, फिर एक केस की जीत हुई उत्तर प्रदेश में। कितने ओबीसी महिलाओं के साथ में अन्याय हो रहा था, वो मेरिटोरियस होने के बावजूद भी। और जनरल की जिस खेल का रचयिता कोई और था और जिस खेल में गबन किसी और ने किया, जिस खेल में इस देश को लूटा किसी और ने, ये तो विसल ब्लोअर थे जिन्होंने उस खेल को उजागर किया, सामने रखा, उसी को जेल भेज दिया गया। और एक हम हैं अपने इन नेताओं के बारे में जो उचक्कर ये चलाते हैं, जो बुरी सूचनाएं हमारे दिमाग में ठूंसते हैं, हम उनको ही अपने दिमाग में रखकर इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने ही नेताओं की इन मेहनत को, इस प्रयास को, इस संघर्ष को भूल जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हरियाणा तो बना ही छोटू राम जी के सपनों के ऊपर है, और हरियाणा अगर सर छोटू राम को बोलता है तो समझ लीजिए कि हरियाणा का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। और छोटी सी बात तो मैं और कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में जब तक सर छोटू राम के विचारों को उन्हीं के समाज या हमारे समाज ने माना, तब तक यहाँ सत्ता हमारी रही। लेकिन जैसे जैसे हम भी भटके, हम भी बहे, हमारे भी विचार बदले, हम भी लोगों की बहकाई में आए, हमने भी गलत लोगों का अनुसरण करना शुरू किया, तो हम ठगों के चक्कर में आ गए, सत्ता ठगों के पास आ गई। और ऐसा तो होता रहेगा जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे कि वास्तविक हमारा अपना कौन है, तब तक ये सत्ताएं तो हमारे हाथ से जाती ही रहेंगी। और ये सदियों से होता है, आगे भी होता रहेगा। ये मंच जो आप सब ने सजाया है, इसमें निसंदेह वो लोग जुड़ते हैं जो बुद्धिजीवी भी हैं, संघर्षशील भी हैं, जिनके मन में आग है, जो जानते भी हैं, जो लड़ भी सकते हैं। उन सब से निवेदन है कि कोई भी मौका न चूके अपने विचार प्रकट करने का, कोई भी मौका न चूके अपनों को समझाने का, और कोई भी स्थिति ऐसी न आपके हाथ से गवारा हो जाए, चली जाए कि जब आप लोगों को पाखंडियों के जो पाखंड हैं, उनकी जो दुर्भावनाएं हैं, उनके जो प्रपंच हैं, उनको लोगों को बताने से आप चूक जाए। कोई मौका न चूके, सावधान भी रहें और अपने विचार को प्रकट भी करें। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, निवेदन करता हूं कि ये चर्चा इसी में कांग्रेस पार्टी अपने पीक पर थी, अपने उफान पर थी और बहुत सारे राज्यों में, स्टेटों में हर समय पनपने की उसमें फिराक में थी, तीसरी और चौथी। एक हिंदू महासभा और एक जिन्ना की मुस्लिम लीग, ये दोनों पार्टियां भी अपने पंख फैला रही थी, पर फैला रही थी। यद्यपि ये दोनों पार्टियां ही इस देश के लिए बड़ी घातक सिद्ध हुई अपने समय में। खैर, परंतु इन सब को दरकिनार करके उस समय यूनियन खिजर आयात खां प्रधानमंत्री बने। और ये काल एक ऐसा समय था जब इस देश के किसान और कमेरा वर्ग को वास्तव में सत्ता में अपना एक प्रकार से प्रतिनिधित्व मिला था। सर छोटू राम को ऐसे ही रहबरे आजम नहीं कहा जाता। ये 1944 की बात है जब जिन्ना खिजर आयात खां से मिले, क्योंकि उस समय तक जिन्ना मुस्लिम लीग के पद पर आसीन थे और उत्तर भारत के ही छोड़िए पूरे भारत के मुस्लिमों ने उसको एक तरह से अपने मसीहा के रूप में मानना शुरू कर दिया था। जो लोग इस देश के बंटवारे के हक में थे उन्होंने, परंतु ये सर छोटू राम का प्रभाव था कि खिजर हयात खां को दिए गए एक निर्देश पे जिन्ना को खिजर हयात खां ने वहां से भगा दिया। कहते हैं कि सर छोटू राम ने कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण मेरी छाती पर, यानी कि मेरे शव पर होगा, मेरी लाश पर होगा। और मुझे दुख है, मुझे पीड़ा है कि 1945 में अगर सर छोटू राम का निधन नहीं हुआ होता
तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ एक और ऐसा नेता होता जो चाहता कि इस देश का बंटवारा ना हो। बहुत कम लोग जानते हैं और ये इतिहास किसी को बताया नहीं जाता, ये बातें बताते नहीं लोग, कि डॉक्टर अम्बेडकर भी बंटवारे के बहुत बड़े विरोधी थे और उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी ये अपनी बात उनके सामने रखी थी। उनको डांटा तक था कि आप लोग ये सही नहीं कर रहे हैं, आप इस देश को बांट रहे हैं केवल अपने राजनीति के आवास के रूप में। मैं मानता हूं अगर सर छोटूराम होते तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर और छोटूराम 1 और 1 11 हो जाते और इस देश का बंटवारा नहीं होता है। सर छोटूराम 1945 में नहीं रहे, देश का बंटवारा हुआ, देश का दुर्भाग्य था, परंतु सर छोटूराम जो इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस देश के किसान और मजदूर और पिछड़े हुए तबके के लिए जो काम करके गए थे, जो उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त करके गए थे, वो आज तक इस देश को सिर्फ आगे ले जा सकता है, न कि पीछे किसी भी प्रकार से। पहले के वक्ताओं ने भी 1-2 बातें बताई, मैं भी कुछ नई बातें या उन्हीं बातों को कुछ अच्छे प्रकार से बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो सर छोटूराम ने काम किया था, 1938 में एक साहूकार पंजीकरण एक्ट का निर्माण करवाया था उस समय की सरकार से लड़कर, साहूकार पंजीकरण एक्ट। और ये बात कहते हैं कि जब आपके अंतर्मन में कोई बात टिकी हुई होती है तो उसको आप, जब भी आपको मौका मिलेगा, आप उस बात को पूरा करने की चेष्टा करते हैं। और जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया था कि बचपन में उनके साथ एक ऐसी ही घटना घटी थी जब वो अपने पिताजी के साथ एक लाला जी के घर गए थे और उन्होंने उनके पिताजी का बड़ा अपमान किया था। सर छोटूराम ने यद्यपि वहीं पर उसका प्रतिकार किया, लेकिन ये बात उनके मन में थी कि ये जो जोंक है इस समाज को जो लूट कर चूस कर खा रहे हैं, इनका मैं निराकरण करके रहूंगा। और जब उनको मौका आया तो उन्होंने साहूकार पंजीकरण एक्ट दिया इस देश को, जिससे इस देश का गरीब गुरबा और किसान और मजदूर उनके चुंगल से बहुत ज्यादा छूटने में सफल रहा। क्या था साहूकार पंजीकरण एक्ट? साहूकार पंजीकरण एक्ट ये था कि जो भी साहूकार किसी भी मजदूर, किसान आदि को ब्याज पर पैसे देगा, उसका पंजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी किसी को ब्याज पर पैसे नहीं दे सकता। पंजीकरण हुआ, सबको पता चला कौन कौन साहूकार ब्याज पे पैसे देता है, उसका एक रेट निश्चित हुआ ब्याज का और उसका एक समय निश्चित हुआ, जिससे लोग उनके चुंगल से छूट गए। हमारे यहाँ तो हरियाणा में एक कहावत है कि जब भी ये लाला लोग अपने ब्याज का हिसाब लगाते थे तब ये 6 गुना 6 96 फायदा, 6 गुना 6 96 का हिसाब लगाते थे। हालांकि 6 गुना 6 का 36 का हिसाब होता है, परंतु उस समय लोग कम पढ़े लिखे थे, उनको ज्ञान नहीं था, उनको अपने तरीके से ये डाल लेते थे। 6 गुना 6 96 का हिसाब लगाकर 4 उसमें 80 जोड़ देते थे और 100 का हिसाब बना देते थे। कहा 36 रुपए और कहा 100 रुपए, ताउमर पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग उनके जाल में पिसते रहते। तो सर छोटूराम को सैल्यूट है, नमन है कि उन्होंने एक ऐसा कानून दिया इस देश को कि जिससे लोग उन लोगों के इस भयंकर जाल से छूट सके। दूसरा जो उन्होंने काम दिया वो था कृषि उत्पाद मंडी। जिन मंडियों में उत्तर भारत का किसान अपनी फसल बेच बेचकर कुछ संपन्न हुआ, उनके बच्चे पढ़े, उन्होंने अपना जीवन स्तर सुधारा और वो अपने हकों के लिए, अपनी मांग के लिए लड़ने के लिए तैयार हुए। वो शुरुआत सर छोटूराम ने 1938 में की थी कि उनके उत्पाद को सही रेट पर और सरकार खरीदे, वहां बेच सके। और ये लोग जो साहूकार लोग थे वो उनके उस माल को, उसकी उस पैदाइश को अपने चुंगल में न ले सके। आप एक प्रकार से इसको यूं समझ लीजिए कि मंडी और जिसे हम समर्थन मूल्य कहते हैं, ये उस चीज की जड़ है, शुरुआत है, वहीं से शुरुआत मिली थी। तीसरा काम था व्यवसाय श्रमिक अधिनियम, जो मैडम बता रही थी पहले कि उन्होंने कानून दिया कि भाई 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 1 दिन की छुट्टी होगी, इस तरह उसको मजदूरी मिलेगी, जिसको बाद में बाबा साहब ने अपने संविधान में शामिल किया। वो जड़ें वहीं से आती है।
बाबा साहब भी बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझदार व्यक्ति थे। विदेशों में पढ़ के आए थे। विदेश की जो वहाँ उस समय जो कहना चाहूंगी कि किसानों के मसीहा सर छोटू राम जी, जिनका जन्म के बारे में सब कुछ जानकारी हो चुकी है, अधिकांश बातें बोल चुकी है, तो कुछ प्रमुख चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगी। जो छात्र जीवन से ही उनका जो संघर्ष है वो काफी कठिन रहा है। जब प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा अध्ययन करते हैं उस समय आगे की शिक्षा के लिए उन्हें कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है, और इसी कठिनाई की वजह से वो अपने पिता का सर झुकता हुआ नहीं देख सकते। उसके लिए वो अपने पिता की मदद करते हैं कृषि के लिए। तो उनका जो बचपना है वो कृषि से ही जुड़ा हुआ है। आगे की शिक्षा के लिए तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करना है या कर भी पाएंगे, लेकिन ऐसे ही सौभाग्य से उनकी मुलाकात जो सेठ छाजू जी है उनसे होती है, और उनकी जिम्मेदारी, सर छोटू राम जी की जिम्मेदारी छाजू जी स्नातक तक के पूर्ण करने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इस स्थिति में सर छोटू राम जी माध्यमिक की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले जाते हैं। फिर उनका स्नातक है वो दिल्ली से ही होता है। उसके बाद में जब वो छात्र जीवन में परिपूर्ण एक युवा के रूप में सामने आते हैं और उनके सामने एक चुनौती होती है हॉस्टल से संबंधित, छात्रावास से संबंधित, तो छात्रों के लिए समस्या जो आती है छात्रों के साथ में, उनकी समस्या के लिए वो आगे आते हैं। तब उन्हें जनरल रॉबर्ट के नाम से जाना जाने लगा। उनको जनरल रॉबर्ट की उपाधि से नवाजा गया, और जब उनका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता है तो वो आगे की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में 1909 में कालांतर के राजा रामपाल जी के वो नीति सचिव के रूप में कार्य करने लगते हैं। आगे जब उन्हें अध्ययन करना होता है तो 1911 में वे LLB पूर्ण कर आगरा लाहौर हाई कोर्ट के वकील बन जाते हैं। जब वो राजनीति में जुड़ते हैं, कांग्रेस में भी वो काफी टाइम तक के रहे, कुछ सामाजिक संगठनों में काम किया। ठीक उसी प्रकार से 1937 में सर छोटू राम जी को राजस्व मंत्री बनाया जाता है, और राजस्व मंत्री बनने के बाद में उनके माइंड में काफी संकल्पनाएं जागृत होती हैं। जैसे कि मैंने उनके बारे में कुछ पढ़ा है, तो उनके पास में एक महिला आती है और वो भी जमीनी से संबंधित होती है, क्योंकि वो जब आगरा लाहौर हाई कोर्ट में वकील होते हैं उस दौरान उनके पास जो महिला आती है तो वो भी ऐसे ही कर्ज माफी में डूबी हुई होती है, और जो साहूकार होते हैं उनकी जमीन है, मकान है, बैल जोड़ी है, यहाँ तक के सबको गिरवी रखते हैं। और जब वो महिला हार मान जाती है तो उन्हें सांत्वना देते हुए सर छोटू राम चौधरी जी किसानों के लिए कुछ एक्ट बनाते हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से मैं 3-4 है जो बताना चाहूंगी। 1934 में कर्ज माफी एक्ट बनाते हैं, 1938 में साहूकार पंजीकरण एक्ट बनाते हैं, 1938 में गिरवी जमीनी की मुफ्त वापसी के लिए भी बनाते हैं। साथ ही 1938 में कृषि उत्पाद मंडी एक्ट बनाते हैं, जो आज के समय में हम सभी किसानों के लिए बहुत ही जरूरी है। और इस 1938 के जो कृषि उत्पाद मंडी एक्ट है उसके ऊपर में आगे शोध करने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो चल रहा है हमारे किसान भाइयों का आंदोलन वो इसी को लेकर है। साथ में 1940 में बाल मजदूरी श्रमिक एक्ट बनाते हैं, 1942 में महिला पुरुष समानता की भी बात के साथ में एक्ट बनाते हैं। साथ में पंजाब हरियाणा की प्रमुख समस्या थी पानी को लेकर। अक्सर वहां देखा जाता था पानी के लिए विवाद होते रहते थे। उसी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भांगड़ा नांगल बांध की स्थापना की है। साथ में जो किसान पुत्र होते हैं जो ऐसे ही मतलब आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने किसान पुत्र छात्रवृत्ति की भी घोषणा की और काफी किसानों को वहां पर आगे अध्ययन करने के लिए
छात्रवृत्ति भी दी गई। और अभी जो वहाँ की हरियाणा की जो सरकार है वहाँ पर इनके नाम से एक योजना चला रहे हैं, ग्राम उदय योजना, जो उनकी संकल्पना थी कि वो समाज के लिए और अधिक काम कर सके। तो मैं आज के लिए बस इतना ही बोलना चाहूंगी सर। बहुत बहुत रहे हैं परिवर्तन के लिए हमें अपना संगठन बनाना चाहिए। और आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमारी पार्टियां नहीं है, सवर्णों द्वारा संचालित हो रही हैं। हमारे जो लोग उन पार्टियों में हैं उनकी वहां कोई इंडिविजुअल स्टेटस नहीं है। वो यदि काम कर रहे हैं तो सिर्फ उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ना वो अपने वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, ना इस देश के लिए काम कर रहे हैं, ना प्रदेश के लिए। दे आर अकाउंटेबल ऑन दी पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो रिलेटेड है। पॉलिटिकल पार्टियां बहुत बनी हैं इस देश में, ओबीसी की हैं, एससी एसटी की हैं, लेकिन जब तक हमारा व्यक्ति प्रशिक्षित होकर कैडराइज होकर काम नहीं करेगा तब तक परिवर्तन की संकल्पना साकार नहीं हो सकती है। और हमारे जो वक्ता रहे पलामू से सुनीता सिंह जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। और आज के जो हमारे महापुरुष छोटू राम जी हैं उनके बारे में उन्होंने काफी उनके जीवन परिचय और उनके कर्मभूमि के बारे में उन्होंने बताया। बंसीलाल चौधरी चूंकि वरिष्ठ समाज सेवक हैं, उम्र दराज हैं, लेकिन आज भी उनके अंदर जज्बा बिल्कुल ऐसा है कि जो यंग लोगों में होना चाहिए वो जज्बा उनमें है। और हर मीटिंग में जुड़ते हैं और अच्छे विषय रखते हैं और उनकी सोच भी एकदम क्लियर रहती है। गीता हनुमत जी है, बालाघाट से जुड़ी हैं, जो एक रिसर्च स्कॉलर भी हैं। उन्होंने भी छोटू राम चौधरी जी के अमन व्रत में और उनके द्वारा जो एक्ट बनाया उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। सुरेश चंद्र जी ने भी काफी अच्छी चर्चा बातचीत की संविधान के बारे में, अनुच्छेद 40 के संदर्भ में, और काफी डीपली उन्होंने उसमें बताया है। और इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो संविधान का अनुच्छेद 40 है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक तत्व है। इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये राज्य को ऑब्लिगेटरी स्वैच्छिक कार्य करने की बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और तो प्रिंसिपल ही एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में ज्यादा चर्चा बातचीत न सदन में होती है, जबकि बहुत अच्छे प्रावधान हैं। और यदि राज्य चाहे तो मैं नहीं समझता हूं कि संविधान में बार बार संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अभी संविधान के अनुच्छेद 15 में 6 और 16 में 6 जोड़ने के लिए 103वां संशोधन किया गया है। यदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप देखें 46, तो उसकी जरूरत हमको नहीं थी, कर सकते थे और है भी। और कन्वर किशोर जी ने भी बहुत अच्छा छोटू राम चौधरी जी के बारे में डाला कि वास्तव में उनको एक जाति विशेष के लीडर के नाम से ही आइडेंटिफाई किया गया है, जबकि ये गलत है। कोई भी महापुरुष है, कोई भी समाज सेवक है, किसी भी जाति वर्ग का हो सकता है, लेकिन जो उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं वो बहुसंख्यक समाज को अपलिफ्ट करने के उद्देश्य से उनके काम किए जाते हैं। लेकिन ये मनुवादी सोच का लोगों के अंदर रहती है और उनको उस पार्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़ देते हैं। बहुत ही अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो काम किया वो काम मैं मानता हूं छोटू राम ने अपने समय में काम किया है। कि जो उन्होंने अधिनियम बनाए हैं, साहूकारी अधिनियम बनाया है, ये हमारे भारतीय समाज में एक दंश रहा है लोगों को शोषण करने के लिए। उस पर उन्होंने एक पहला अधिनियम बनाया और उसमें काफी लोगों को राहत मिली। और कोई भी एक्ट अधिनियम बनता है उसमें जो कमियां होती हैं धीरे धीरे सुधार होता है। मंडी अधिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसमें किसानों का शोषण होता है मंडियों में या जो व्यापारियों द्वारा, उसकी रोकथाम करने के लिए और कृषकों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिले, इस वास्ते उन्होंने मंडी अधिनियम की भी ड्राफ्ट करवा के और उसको लागू करवाया गया। कर्ज माफी अधिनियम
श्रमिकों से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेबर लॉज, कि जो श्रमिकों का शोषण विभिन्न फैक्ट्रियों में उद्योगपतियों द्वारा या एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता था, उसके कोई उनके कार्य करने की समय तय सीमा नहीं थी। तो पहली बार श्रमिकों का जो वर्क है वो निर्धारित किया गया कि 8 घंटे से कोई भी श्रमिक ज्यादा वर्क नहीं करेगा या कोई भी एम्प्लॉयर 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते। ये बहुत ही भूतपूर्व परिवर्तन है और वो धीरे धीरे मॉडिफाइड होके और आज हमारे बीच में है 1948 का अधिनियम है, जिसके तहत सारे गवर्न होते हैं। और भारत में तो हालांकि बहुत रिफॉर्म हो चुके हैं श्रमिक लॉ। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ उसमें उद्योगपतियों के दबाव में कुछ अवैधानिक संशोधन किए हैं जो कि नहीं करना चाहिए थे। तो ये हमारे सारे वक्ताओं ने बताए। और एक बहुत ही मुद्दा पे जो चर्चा हुई पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे, तो इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जो वक्ताओं ने बातें की हैं उससे हमको ऐसा लगा कि कंफ्यूजन है कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कही गई है संविधान में, वो अनुच्छेद 334 में कही गई है। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन आपको संसद में और राज्य की विधानसभाओं में SC ST के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है और एंग्लो इंडियंस के लिए। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए उस समय किया गया था, समय पे 10 साल बढ़ा के अभी तक एक्सटेंड होता रहा है। और जो नौकरियों में आरक्षण की बात है तो उसकी कोई समय सीमा नहीं है, ना वो कभी 10 साल के लिए ना 20 साल के लिए। वो परमानेंट प्रोविजन जो संविधान के अनुच्छेद 15 और 16(4) में व्यवस्था की गई है, 15(4) और 16(4). 15(4) में शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण की बात कही गई है। पिछड़े वर्ग में SC ST OBC इंक्लूड है। और 16(4) में शासकीय सेवाओं में रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है, आरक्षण की बात कही गई है। ये दो प्रोविजन को हमारे बहुत से लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं और लोगों को भ्रमित भी किया जाता है। वो तो 10 साल के लिए दिया गया था। तो जो 10 साल वाली बात आती है वो आती है संसद और विधानसभाओं वाली बात, नौकरियों वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल अलग प्रोविजन है और इसकी कोई समय सीमा कभी तय नहीं की गई। ये हमेशा के लिए है। जब तक संविधान जब से बना है उसमें अमेंडमेंट हुए हैं। SC ST को प्रारंभ काल से ही आरक्षण मिलता है शैक्षणिक संस्थानों में, शासकीय सेवाओं में, लेकिन OBC के लिए 1993 के बाद से आरक्षण मिलना चालू हुआ है। पहली बार VP सिंह ने 1990 में मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू करते हुए OBC को 27% आरक्षण दिया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। और वो इंदिरा साहनी का जजमेंट जो लैंडमार्क जजमेंट है, अभी तक का देश का सबसे बड़ा जजमेंट है आरक्षण को लेकर के, लगभग 800-900 पेज का है। उसमें इंदिरा साहनी के जजमेंट में OBC का 27% आरक्षण को मंजूरी दी गई थी, उसको वैधानिक माना था। और 1993 से संपूर्ण देश में राज्यों में 27% लागू है। मध्य प्रदेश राज्य, एक आध और राज्य ऐसे हैं कि जहां आबादी OBC की अधिक होने के बावजूद भी 27% आरक्षण नहीं दिया गया। इसका प्रमुख कारण OBC का सुसुप्त अवस्था में होना। और आज भी मध्य प्रदेश में इसकी लड़ाई जारी है। वही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है, क्योंकि ये जो वर्ग है OBC, ये वर्ग कभी अपने आप को सवर्ण मान लेता है और जब फायदे की बात आती है तो दुब्बे से OBC बताता है कान में। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमारे ही लोग हैं इस मांग को लेकर के आगे नहीं आते हैं, मूवमेंट में नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और आरक्षण बोल के इसको बदनाम कर दिया गया है, जबकि वास्तव में ये आरक्षण नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। और प्रतिनिधित्व आज से नहीं है, प्रतिनिधित्व अंग्रेजी शासन काल से एक कॉन्सेप्ट आया है। और 1818 में 100% प्रतिनिधित्व किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में, कि जिस वर्ग की, जिस कम्युनिटी की जितनी आबादी है उसको उतने % आरक्षण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था उस राज्य में। और ये आज भी हो सकता है और होना भी चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना प्रतिनिधित्व शासन और सत्ता में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और जब तक हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं होगी
तब तक वास्तव में सामाजिक न्याय की संकल्पना नहीं की जा सकती है। आज हम देखते हैं कि न्यायपालिका बिल्कुल एक ही वर्ग जाति विशेष के लोगों का आजादी के बाद से उस पर वर्चस्व रहा है। और जहां तक मैं मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दूंगा कि कोई भी अभी तक SC ST का हाईकोर्ट जज नहीं बना है, ना ही एडवोकेट कोटा से, ना ही प्रमोट होकर के। ये दुर्भाग्य है कि इस वर्ग को हमेशा ऐसी व्यवस्था में एंटर करने से रोका गया है, जबकि न्यायपालिका भी एक संविधान का एसेंशियल पार्ट है। तो जब हर जगह आरक्षण की बात है तो न्यायपालिका में आरक्षण क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने की जरूरत है। जब तक न्यायपालिका में सभी वर्ग की हिस्सेदारी अनुपातिक नहीं होगी तो इसी प्रकार के फैसले आते रहेंगे कि मामला कुछ और था